मैं दुनिया में असंभव कुछ नहीं मानता। आप सोचते हो तो करते हो, परिणाम देते हो। वैज्ञानिक अनुसंधान करते 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 दिनों रात जूझते हुए फिर नई चीज दुनिया के सामने रखी देते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इस संकल्प के साथ हैं, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि किसानों की आय भी बढ़ाएंगे, खेती के पूरे परिदृश्य को और परिवर्तित करेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भारत को बना के दिखाएंगे। इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट करेगा भारत, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जियां हो और चाहे दूध हो, मछलियां तो कर ही रहे हैं। हमारे पास 5,500 वैज्ञानिक हैं, ठीक बात है ना। इतने वैज्ञानिक हमारे पास हैं। आप दो वैज्ञानिक की टीम बनाइए और 731 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनमें भेजिए कम से कम 3 दिन के लिए उनको। जो वहां काम कर रहे हैं वो नहीं, बाहर से, कृषि विज्ञान केंद्र के नहीं। और वो अध्ययन करे कृषि विज्ञान केंद्र का, कहां गैप्स है, किसानों के बीच में भी जाए, वहां भी चर्चा करे। ये कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों को पूरी तरह से जोड़ना बहुत आवश्यक है, तभी आपके सारे रिसर्च और अनुसंधान किसान के खेत में जा पाएंगे और लाभ तब हमें पूरा मिलेगा। तभी उत्पादन भी बढ़ेगा और आधुनिक पद्धतियों का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम उत्पादन की लागत भी घटा पाएंगे। तब किसान का फायदा और तेजी के साथ बढ़ेगा। अब अभी हमारे विद्वान मित्रों के उद्बोधन में आया, हम चावल खूब पैदा कर रहे हैं, हम गेहूं खूब पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम दालें आयात कर रहे हैं। दालों की कमी है। अब इतना बड़ा वैज्ञानिक अमला हमारे पास है, हम दलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाएं? रेनफेड एरिया में दलहन होती है। अब अरहर की फसल ऐसी है कि इसको आने में, जो परंपरागत फसल है, 9 महीना लग जाते हैं लगभग। अपन जून जुलाई में बोते हैं, पानी बारिश शुरू होती है और कटते कटते अप्रैल आ जाती है। कुछ नई वैरायटीज आई है कम समय में आने वाली, लेकिन वो उतनी सफल नहीं, उतनी पॉपुलर नहीं हुई। ये अवधि कैसे कम की जा सकती है? ये दलहन के बारे में सोचिए। क्यों भारत इंपोर्ट करे दलहन? हमारा किसान मेहनती है, हमारे वैज्ञानिक विद्वान हैं, मिलकर हम ये काम कर सकते हैं। एक बात मैंने अभी पता की कि रिसर्च पे, एक तो रिसर्च का हिस्सा वह मोदी जी है तो मुमकिन है, प्राथमिकता है उनकी। नहीं, हम रिसर्च पे खर्चे नहीं करते ज्यादा, लेकिन उस रिसर्च का भी जो आईसीआर है उसके बजट में केवल 20% खर्चा रिसर्च पे होता है। तो हमारा कुल बजट है 80% सैलरी वगैरह में चला जाता है। तो रिसर्च पे खर्चा कैसे बढ़े, जरूरी है। नहीं तो खोजोगे कहां से? अभी हमारे कई मित्रों को सम्मानित किया है, लेकिन ऐसे और भी कई लोग निकल सकते हैं। ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। हमारे पूरे मस्तिष्क का उपयोग हम भारत में क्यों नहीं कर सकते? ऑयल सीड्स हमारे सामने समस्या है। मैंने जब समीक्षा की थी तब मैंने कहा था कि सोयाबीन पर हेक्टर उसकी ईल्ड कम क्यों है हमारे यहां? दूसरे देश हमसे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और धीरे धीरे फिर सोयाबीन का रकबा कम होता जा रहा है। हाँ, ऑयल सीड्स में जो परंपरागत भी हमारी तिल्ली अब खत्म ही हो रही लगभग। एक जमाने में तिल्ली बहुत बोते थे। सूरजमुखी जैसी फसलें लगातार कम होती जा रही हैं।
तो इनमें नई वैरायटी और कैसे ज्यादा उत्पादन की हम ला सकते हैं। क्यों साहब हम पाम ऑयल मंगवाएं, हजारों करोड़ रुपया क्यों जाए विदेशी मुद्रा हमारी। ये हमारा दायित्व है। आज हम संकल्प लें कि दलहन और तिलहन में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हमको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार पूरा समर्थन कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि भाई मसूर, अरहर, उड़द, समृद्धि पोर्टल बनाए, जितना पैदा करेगा किसान सब खरीदेंगे। फिर किसान देखेगा कि फायदा काय में है। कोई भी देखता है अगर उनको उत्पादन कम मिलेगा तो वो नहीं जाएंगे दलहन और तिलहन की तरफ। और इसलिए इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। एक, हम डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा कैसे दें। आपने बात की जागरूकता किसान में पैदा करने की, तो हमको उसके लिए अभियान चलाना पड़ेगा। हमने यहां रिसर्च कर लिया और किसान एकदम परिवर्तित हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। उसको तो खेत में बैठ के हमको व्यवहारिक रूप से एजुकेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक बार वो चल पड़ता है, देखा कि इसमें उत्पादन अच्छा होता तो किसान जुड़ जाते हैं। पहले कहां सोयाबीन था, बाद में सोयाबीन आया तो सोयाबीन का इलाका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कितना बढ़ गया था। और उसके लिए हमको प्रयास एक करना चाहिए, क्योंकि सिखाएंगे वैज्ञानिक, हमारे स्टूडेंट्स भी सिखा सकते हैं जो पढ़ रहे हैं। साल में 1 महीना कोई तय किया जाए जिसमें सारे वैज्ञानिक फील्ड पे निकल जाए किसानों के बीच में, और वहां उनको जो व्यवहारिक रूप से काम करता है खेत में, उसको पूरी तरह से आपके रिसर्च, अनुसंधान, बीज की अच्छाई और तरीका, उसके बारे में बताएं हम। तो ये जो दूरी है ज्ञान की, विज्ञान की और व्यवहारिक रूप से धरातल पर काम करने वाले किसान की, वो दूरी मिटा देनी पड़ेगी हमको। एक चीज और मुझे लगती है कि आईसीएआर के अंडर में है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, लेकिन यूनिवर्सिटी 3 हमारी है, लेकिन बाकी तो राज्यों की है। जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो सारे कृषि विश्वविद्यालय इस रिसर्च में, अनुसंधान में और जन जागरण में सहयोग कैसे कर सकते हैं। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी देखा, कृषि विश्वविद्यालय का और किसान का भी कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। कई बार हम लोगों की प्राथमिकता में भी नहीं रहते हुए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज रहनी चाहिए। फंड्स के लिए वो तरस जाते हैं कई बार, तो उसके लिए भी राज्यों से बात करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज और कृषि विज्ञान केंद्र और खेत, इसका संबंध जुड़ना चाहिए। तभी तो व्यवहारिक रूप से कई चीजें जमीन पर हो पाएगी। और विविधीकरण के बारे में, जैसे मैंने कहा, 1 हेक्टेयर का कोई मॉडल मिल जाए, उसमें पशुपालन हो, उसमें मधुमक्खी पालन हो सकता है, उसमें दूसरी चीजें कृषि वानिकी की जोड़ी जा सकती है। हम जब ऐसे किसान तैयार करेंगे कि 2.5 एकड़ का इतना कमा रहा है, बिल्कुल उदाहरण नहीं, ऐसी बात नहीं है, व्यापक पैमाने पर लोक व्यापीकरण इसका करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा ही। और एक बात और जिसकी तरफ हमारे मित्रों ने भी चिंता प्रकट की, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी बहुत चिंतित हैं, और वो है धरती का स्वास्थ्य। मित्रों, उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि मानव शरीर पर उस उत्पादन का असर क्या पड़ रहा है। क्या हम जो फल हो, सब्जी हो, खाद्यान्न हो पैदा कर रहे हैं, वो मनुष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है? ये उत्पादन बढ़ाते हुए, मैं उत्पादन में कमी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, हम लोगों ने ये भी सुना है कि ट्रेनों के नाम ही कैंसर एक्सप्रेस हो गए।
आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती भी छोड़नी है। धरती केवल हमारे लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए प्राकृतिक खेती पर भी अनुसंधान कीजिए आप। आज बड़ी चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री जी के कारण। उनकी जो चिंता थी, उन्हें प्राकृतिक खेती पर भी बल दिया है। ये घनामृत, जीवामृत, क्या इस पर अनुसंधान नहीं हो सकता? क्या इस तरह के खाद डाल के या प्राकृतिक रूप से खेती करके उत्पादन प्रभावित किए बिना? क्योंकि प्राकृतिक खेती जो करते हैं उनके अपने दावे हैं कि इससे उत्पादन घटेगा नहीं। पहले साल दूसरे साल कुछ अंतर पड़ सकता है, क्योंकि हमको वो भी चिंता करनी के अभी ये चमत्कार ही हुआ कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में हम अन्न दे रहे हैं। तो ये फूड सरप्लस होनी चाहिए हमको, लेकिन वो रखते हुए हम कैसे प्राकृतिक खेती की विधियों की तरफ, तो हम इसमें भी रिसर्च कर सकते हैं ताकि धरती भी सुरक्षित रहे और अन्न के कारण कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, बिना उत्पादन घटाए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ चिंताएं व्यक्त की थी मित्रों। उन्होंने मिलेट्स का उत्पादन कैसे बढ़े, हम मिलेट्स पे जोर दे रहे हैं। प्रचलन भी हो गया है अब आजकल। हेल्थ के लिए जो कॉन्शियस लोग हैं वो अब श्री अन्न का उपयोग करने लगे। बघेल साहब, आजकल अब कुछ दिन के बाद ये होगा कि मेहमान आएंगे तो मिलेट्स खिलाएंगे लोग, बड़े लोग। जिंदगी भर खाते रहे, दिल्ली में पता चला मिलेट्स। लेकिन उनका उत्पादन कैसे बढ़े? क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश का अनुभव है, रेनफेड इलाके में ही होता है। तो उसका उत्पादन बढ़ाने पर उसको कैसे हम और विकसित कर सकते हैं? ज्वार हो, बाजरा हो, कोदो हो, कुटकी हो, रागी हो, मुझे लगता है वो जरूरी है। आईसीएआर के योगदान की मैं प्रशंसा करते हुए ये कहना चाहता हूं कि खुरपका और मुंहपका जैसे रोगों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आपने ध्यान दिया होगा और गहराई से ध्यान दीजिए। और पशुओं में घोड़ों की और कुत्तों की स्वदेशी नस्लों की बात भी, ये विकसित करने के और प्रयत्न होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा है कृषि की, तो पहले कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम नौकरी, लेकिन आज कहावत बदल गई है। उत्तम नौकरी, श्योर 60 एक तारीख को तनख्वाह। लेकिन अगर कृषि स्नातक केवल नौकरी कैसे मिल जाए और खेती में हम उनके ज्ञान का उपयोग ही ना हो, तो हमको कृषि शिक्षा के बारे में भी कैसी होनी चाहिए, उसको प्रौद्योगिकी और कौशल के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज के खतरों से हम सब अवगत हैं और हम वैसी किस्मों का विकास भी कर रहे हैं कि गर्मी अगर बढ़ी और पानी कम दिया तो भी उत्पादन नहीं घटेगा। लेकिन इस पर और प्रयत्न करने की आवश्यकता और रिसर्च की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। मित्रों, देश को हमसे बहुत अपेक्षा है और प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है 2047 तक, उस विकसित भारत के निर्माण में कृषि और उसके सहयोगी जो विभाग है, एलाइड सेक्टर्स हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह हमारा संकल्प है और इसलिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करनी पड़ेगी। ये जो टीम बैठी है, मंत्रियों के रूप में भी ये कर्मकांड करने नहीं आई और मैं भी कुर्सी पे बोझ बनने के लिए मंत्री नहीं हूं। हम सब के सब
बुनियादी और मौलिक परिवर्तन का संकल्प लेके आए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम करके रहेंगे। मैं दुनिया में असंभव कुछ नहीं मानता। आप सोचते हो तो करते हो, परिणाम देते हो। वैज्ञानिक अनुसंधान करते 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 दिनों रात जूझते हुए फिर नई चीज दुनिया के सामने रखी देते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इस संकल्प के साथ हैं, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि किसानों की आय भी बढ़ाएंगे, खेती के पूरे परिदृश्य को और परिवर्तित करेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भारत को बना के दिखाएंगे। इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट करेगा भारत, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जियां हो और चाहे दूध हो, मछलियां तो कर ही रहे हैं। ये होगा, लेकिन इसमें आपका अहम योगदान चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आईसीआर इसमें पीछे नहीं रहेगा। आप गर्व हैं हम भारत के, गौरव हैं भारत के, लेकिन जब थोड़े से गैप्स हैं उनको पूरा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले साल 1 साल बाद मिलेंगे तो 1 साल का टारगेट हमारा तय कि ये 1 साल में करेंगे और ये 4 साल में करेंगे और ये 5 साल में करेंगे, या 2047 तक। आज हम घोषित कर देंगे कि 2047 तक हमारा उत्पादन ये होगा और ऐसा होगा। जो बड़े लक्ष्य लेके आगे बढ़ते हैं सफलता उन्हें मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी की इन पंक्तियों के साथ कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम मतलब हम सब, हम ईश्वर के अंश हैं, अमृत के पुत्र हैं और अनंत शक्तियों के भंडार हैं। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो हम ना कर सके। इसलिए निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। जो टारगेट हमने तय किया वो पूरा करके रहेंगे और मनुष्य ठान ले तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। इस भाव से आप आगे बढ़िए। हम देश की बड़ी सेवा करने वाले हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले। एक बार फिर स्थापना दिवस पर, प्रौद्योगिकी दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन।